गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके सामने हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 12 के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को वीडियो के थ्रू मिल चुका है और आज इसके लेक्चर नंबर 3 में अपना फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, I hope all of you have been seen first and second video. If you have not seen, please watch them now. और अगर आपकी हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा आपका एक रिवीजन छोटा सा करवा देता हूँ कि जैसे ये टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ये, इसमें हमने बताया है द वेलोसिटी बाय विच अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जैसे कि सिंपल रिएक्शन क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना रिएक्शन है और किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से ये कन्वर्ट हो रहा है वो क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने सेकंड वीडियो में बताया आपको कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, बड़ी सिंपल सी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं एक बार हम। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। टकराने की वजह से उनमें क्या होता है बेटा, टकराने के बाद वो मॉलिक्यूल्स एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते हैं। अब इसमें एक चीज है, मॉलिक्यूल्स को कोलिजन के बाद और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। तो जो मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो मॉलिक्यूल वहां तक नहीं पहुंच पाता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, ये है आपकी कोलिजन थ्योरी। तो आज अपनी जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो पहला फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट। Generally, as we know, our reacting molecule are in three physical states generally: solid, liquid, and gaseous. Now, अब एक एग्जांपल है आपके सामने। Let's suppose your reacting molecule is solid. Okay, in another container, the reacting molecule is in liquid phase, and in another container, it is in gaseous phase. तो बेटा देखिए, आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल तीनों अलग अलग फेज में है, तो अब कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? सिंपल सा आंसर होता है गैस। क्यों? देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि रिएक्शन के लिए जरूरी है कोलिजन होना। क्या होना? कोलिजन। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उनके बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर कोलिजन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। पहला केस क्लियर है। सेकंड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यू हैव अ पीस ऑफ कोल, यानी कोयले का टुकड़ा है आपके पास, एंड यू हैव पाउडर्ड कोल ऑल्सो। तो बेटा यानी कोयले का बुरादा या पाउडर। अब कोयला जनरली हम बर्न करेंगे, कंबसन है, तो ज्यादा जल्दी बर्न कौन सा होगा, पीस होगा या वो बुरादा या पाउडर होगा? ऑब्वियस बात है पाउडर। क्यों? जब उस कोल को हमने पाउडर में कन्वर्ट किया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे। थर्ड, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या काम है? देखिए बेटा, जनरली हम लोग ये पढ़ते ही हैं कि कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, basically I am going to define the term catalyst. First, these are the substances which do not take any part in the chemical reaction directly, but these can accelerate the rate of reaction. यानी ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली कोई भी पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे? जैसे कल भी हमने ये वाला ग्राफ देखा था जब हमने कोलिजन थ्योरी को पढ़ा था, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। ओके,
तो अब किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको पहले यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचना होता है, तो उसको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। ओके, अब अगर आपकी रिएक्शन में कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा? कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी बैरियर। एक सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं कि कैटालिस्ट के लिए हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। हाउ, कैसे? तो आंसर हो गया कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी बैरियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैटालिस्ट कैसे डिक्रीज कराएगा? उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फिनोमेना बताता हूँ जो अपना अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री उसमें आता है, बेसिकली एडसॉर्प्शन। देखिए बेटा क्या है, कैटालिस्ट रिएक्टिंग, जब कैटालिस्ट वर्क करता है तो अपनी सरफेस पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर अक्यूमुलेट हो तो उसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन अ सब्सटेंस accumulate on the surface of another substance, it's called adsorption। यानी जब एक सब्सटेंस दूसरे के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाए या सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, आप ये कह सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कैसा होता है? हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अब जो कैटालिस्ट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं बेटा? कैटालिस्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब करते हैं। जब अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब करेगा तो एडसॉर्प्शन हो रहा है। एडसॉर्प्शन कैसा है आपका? एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर हीट रिलीज होगी, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए जो पहले इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, समझिएगा, कैटालिस्ट से पहले उसे इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब उसे उतनी एनर्जी नहीं चाहिए अब, क्योंकि उसको हीट कुछ उससे मिल जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, कैटालिस्ट से पहले उसको 1000 जूल एनर्जी चाहिए थी, और इस कैटालिसिस यानी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में 400 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो वो रिएक्टेंट को मिल गई। तो अब उसको कितनी चाहिए? ओनली 600 जूल। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जब कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ एडसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन की वजह से हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो उस वजह से जो एनर्जी बैरियर है वो डिक्रीज होता है। ओके, अगला है आपका सनलाइट। बेटा देखिए, सनलाइट का बड़ा छोटा सा क्लियर सा पॉइंट है। किसी भी रिएक्शन को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो कुछ रिएक्शन तो आपने देखी भी होंगी, जैसे क्लोरीनेशन वगैरह जो हम ऑर्गेनिक में देखते हैं, तो सनलाइट वहाँ कैटालिस्ट का रोल प्ले करती है। दूसरा, अगर हम देखें सनलाइट किसी भी रिएक्शन को मिल रही है तो सनलाइट का मतलब क्या? हीट, जब टेम्परेचर उसमें इंक्रीज होगा यानी एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब किसी भी रिएक्शन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। अब जो सबसे मेन फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो है बेटा टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कैसे, इसके लिए एक थ्योरी है। पहले ये कहा जाता था दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल्स। यानी कि ये मानते थे कि जब भी किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दें तो वो रिएक्शन की रेट जस्ट डबल हो जाती है या अप्रॉक्स डबल हो जाती है। चलो ठीक है, लेकिन बेटा इस थ्योरी के ऊपर आर्रेनियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखिए। उन्होंने बताया कि सपोज कीजिए कोई रिएक्शन आपकी टेम्परेचर T पर हो रही है, ओके, और रिएक्शन T प्लस 10 पर, यानी 10 डिग्री बढ़ा दिया उन्होंने, दोनों टेम्परेचर करवा रहे। अब उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये मान लिया कि रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। क्या माना गया? कि नंबर ऑफ कोलिजन्स डबल हो जाएंगे। समझना बात को, मैंने अभी भी बताया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन्स पे डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये माना गया कि जब किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दे
तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन भी डबल हो जाते हैं लगभग अबाउट। ओके, तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्म ली जेड, और जेड को बोला है यहां पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट ऑफ टाइम, या मैं ये कह सकता हूं पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में जितने कॉलिजन्स हो रहे हैं वो क्या है उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, पर सेकंड में जो आएगा वो क्या है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने आरएनएस ने क्या किया, सेम रिएक्शन को दो टेम्परेचर पे कैरी आउट किया, टेम्परेचर T और T+10 है 10 डिग्री बढ़ाकर, तो वहां पर उनको दो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक तो Z T+10 पर और एक Z टेम्परेचर T पर। तो अगर हम उस बात को माने कि जहां पर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है क्योंकि कॉलिजन्स डबल होते हैं, तो बेटा आरएनएस के अकॉर्डिंग इसका रेशो 2 आना चाहिए ऑलमोस्ट। क्यों बेटा, जब अगर कॉलिजन्स टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल होंगे, तो जब डबल होंगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, पर इसका एक्चुअल वैल्यू जो आई वो 1.015 आती है, जो कि ये बताती है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स डबल नहीं होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, is it true that when the temperature rises by 10 degree rate of reaction become doubles, यानी कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, क्या ये सही है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सही है तो क्यों है। अब देखिए बेटा, पहली बात क्वेश्चन का आंसर, ये बात सही है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, ओके, कीप इन योर माइंड। सेकंड, ये जो बात है कि वो क्यों होती है वो एक्सप्लेन किया है आरएनएस में इस तरह से, उन्होंने ये कर्व दिया है, देखिए बेटा, ये है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स एट टेम्परेचर T एंड एट टेम्परेचर T+10। उनका कहने का मीन्स क्या है कि when the temperature rises by 10 degree, number of collision do not become doubles, but number of effective collisions become doubles. As per result, rate of reaction also become doubles. यानी कि collisions डबल नहीं होते हैं पर इफेक्टिव collision डबल हो जाते हैं, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। अब यहाँ पर मैं फिर बता दूं इफेक्टिव collision कौन से होते हैं, द collision which convert into product। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया, कोलिजन होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको तो बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन, और अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इन सबको रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आएंगे विद अ न्यू टॉपिक, आरएनएस इक्वेशन। टिल देन, गुड डे।